उपाध्याय बड़ी खबर के लिए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ी हुई है, जिस मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने 4 के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद इरशाद का नाम शामिल है। ये चारों पश्चिम चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन 4 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, उन पर पीएफआई कैडर और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था करने और हिंसा फैलाने की योजना बनाने का आरोप है। जुलाई 2022 में एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए अब 4 के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। विभा, शुक्रिया अलीम। तो जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद के नाम शामिल हैं। पीएफआई के पटना मॉड्यूल पर यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की। तो ये वो तस्वीरें उन तमाम लोगों की जिनको लेकर ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और 4 लोगों के खिलाफ ये पत्र जो है वो अब बनाया जा चुका है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जहां तक बात करें तो हथियारों की सप्लाई, उनमें कैसे इनका साथ रहा, कैसे इन लोगों ने वहां तक इन चीजों की सप्लाई की, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और वो प्रति भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे ये लोग 2047 ये टारगेट लेकर चल रहे थे, और इसमें जिक्र करते हुए जिसका खुलासा भी हुआ, और उसके बाद एक एक करके कड़ियों को जोड़ा गया। जांच एजेंसी एनआईए ने इसका जिम्मा लिया, और अब ये कार्रवाई देखिए तेजी से चलती हुई, जिसमें 4 के खिलाफ पूरक आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया गया है, जिसमें मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद आबिद के नाम को भी शामिल किया गया है। तो आपको बताते चलें कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने पर उन पर पीएफआई कैडर और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था करना, हिंसा फैलाने की योजना बनाने का आरोप है। अब इस आरोप के साथ ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा प्रकरण है, ये 2022 में शुरू हुआ। एनआईए ने इस मामले की जांच तब से शुरू की, और जैसे ही जांच की गति नजर आनी शुरू हुई, उसके बाद देखिए अब कार्रवाई आगे बढ़ते हुई इस वक्त जो है वो 4 लोगों के नाम पर यह आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया गया है। अब ऐसे में खबर को समझिए, मामले में 7 जुलाई को पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी। ये वो तारीख थी जब पहली बार चार्जशीट को दाखिल किया गया, 7 जुलाई। एक आरोपी के खिलाफ एनआईए ने यह चार्जशीट दाखिल की। गजवाए हिंद को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया गया। मरगूब उर्फ दानिश उर्फ ताहिर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होता है। दानिश पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला, आतंकी वारदातों के लिए युवाओं को यह शख्स जो है वो कट्टरपंथ से जोड़ने का काम कर रहा था, यह आरोप इसके ऊपर है। मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन भी था। पिछले साल जुलाई महीने में एनआईए ने जांच का जिम्मा लिया। दरअसल जुलाई 2022 ये वो साल था जब पटना में छापेमारी की गई थी, और छापेमारी में पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा हुआ। छापेमारी इंडिया 2047 नामक दस्तावेज के साथ सामने आता है, और उनका टारगेट, उनका मकसद समझ में आना शुरू हुआ। इंडिया 2047 में भारत पर कब्जे की बात इन पत्रों में की गई थी। भारत में इस्लामिक शासन की बात कही गई। मरगूब गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा था, वो युवाओं को कट्टरपंथ से जोड़ता था। इस मामले में देश भर में एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई, और आखिरकार भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। एनआईए की ताजा चार्जशीट में 4 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। चारों पर हिंसा फैलाने की योजना बनाने का आरोप है, जिनका नाम आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अर्धसैनिक बल एसएसबी के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है।
जिस बस से सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर से होते हुए भारत में दाखिल हुई थी, उसकी जांच पड़ताल में लापरवाही बरतने वाले 2 जवानों के ऊपर अब कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसबी के उन दोनों निलंबित जवानों का नाम है इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता। 13 मई की वो तारीख थी। 13 मई को नेपाल से बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हो जाती है। भारत आने की सूचना के बाद सीमा से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ इस वक्त भी कर रही हैं। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व एमएलसी के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। गोली मारकर पूर्व एमएलसी के बेटे ने अपनी जान ले ली है। गोली मारकर खुदकुशी की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की यह घटना, हुलास पांडे के बेटे खुद को गोली मारकर हुलास पांडे के बेटे ने अपनी जान ले ली है। पुलिस ने मौत की अब पुष्टि भी कर दी है। 13 से 14 साल का बेटा बताया जा रहा है हुलास पांडे का, जिसने अपनी जान रिवॉल्वर से गोली मारकर की। घटना शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार इलाके की है और यहीं पर पूर्व एमएलसी हुलास पांडे का घर है। मिली जानकारी के अनुसार उनके बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सिर में गोली लगने के बाद पूर्व एमएलसी के बेटे को इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल ले जाया जरूर गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने न्यूज 18 को बताया कि आत्महत्या के कारणों का हालांकि पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच में और छानबीन में जुट गई है। कैसे देखते? अभी हॉस्पिटल में है, जांच कर रहे हैं। गोली लगने की बात सामने आ रही है। इसकी जांच कर रहे हैं, जांच करके बताएंगे। उम्र कितना होगा? उम्र 12-13 साल होगा। गोपालगंज के बैकुंठपुर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने बताया कि प्रिंस नाम का शख्स लगातार उन्हें धमकी दे रहा है। विधायक प्रेम शंकर ने गोपालगंज एसपी, डीजीपी और विधानसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत भी की है। मौजूद हैं आरजेडी विधायक प्रेम शंकर जी, बात करते हैं इनसे। प्रेम जी, आपने अपने जिले में रंगदारी मांगने का, धमकी देने का मुकदमा दायर कराया, क्या है मामला, कौन है वो लोग? देखिए, मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका था, तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते इस चीज़ को इग्नोर किया कि छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन विगत 27 तारीख को फिर उन्होंने रात के 11:30 बजे मेरे पास 7-8 बार कॉल किया, नहीं उठाया। उसके बाद मैसेज, लिखित मैसेज, जनरल मैसेज उन्होंने किया कि जान से मार देंगे, धमकी दिया। उन्होंने बोला कि कई विधायक की हत्या हो गई है बिहार में, तो आपके भी जब सामने आइएगा तो आपकी भी हत्या। कौन है वो और क्यों दे रहे हैं धमकी आपको? पता नहीं, हमको उससे कोई मतलब भी नहीं रहता है, न बातचीत कभी रहती है। कौन है वो? जिला परिषद है, सिदोलिया ब्लॉक का है, बुत्सी गांव का निवासी है, प्रिंस सिंह नाम है उसका। क्यों, आपसे कोई अदावत है उनकी? हमसे कोई अदावत नहीं है, ना कभी कोई बातचीत होती है। इवन कि उनके फादर को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी कई बार मदद भी मैंने किया है, पॉलिटिकली मदद भी किया उन लोगों को मैंने। लेकिन एक थोड़ा सा कभी मंजीत सिंह को भी किया था, कभी मेरे को किया था, कभी मिथिलेश तिवारी को किया था। इस तरह से सबको करते, सबको धमकी देते हैं जान से मारने की। एसपी से आप मिले? मैंने एसपी साहब से मिला, मैं डीएसपी से मिला। आप यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी अपनी बातों को आपने रखी है? नहीं, यहाँ नहीं। सुरक्षा की गुहार आप लगाते हैं? मुझे सुरक्षा, वहाँ की जनता सुरक्षा देती है, मुझे सुरक्षा की किसी दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब पुलिस इस मामले में, गोपालगंज पुलिस, वो क्या कार्रवाई करती है और कब तक कार्रवाई करती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर आज इंडिगो के विमान 6C2433 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि इंजन में गड़बड़ी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान में खराबी का पता विमान की उड़ान भरते ही चल गया और विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उतार लिया गया। विमान पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। तो विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना से दिल्ली के लिए इस उड़ान इंडिगो की जो ये विमान है उसने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के साथ ही तकनीकी खराबी की जानकारी मिल गई और उसके बाद तुरंत से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
पटना एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक सिग्नल चालू होते ही भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और एयरपोर्ट से बाहर निकलने में अब घंटों लग जा रहे हैं। दरअसल एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग की वजह से जाम की समस्या खड़ी हो गई है और 4 लेन में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। एयरपोर्ट से निकलते वक्त महज 20 सेकंड तक ग्रीन सिग्नल रहता है और जैसे ही रेड सिग्नल होता है गाड़ियां जैसे रुक सी जाती हैं और जाम यहां पर भयंकर लग रहा है। एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक सिग्नल का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक सिग्नल चालू होने के बाद घंटों जाम की समस्या बनी रहती है। जरा कैमरे की नजर से आप देखिए कि हजारों गाड़ियां जो है एयरपोर्ट से जो बाहर निकलने वाली गाड़ियां हैं वो अभी किस तरह से रेंग रही है, यानी जाम की वजह से जो है लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। कई महीने से जो है ट्रैफिक सिग्नल खराब था, लेकिन सिग्नल खराब होने की बाद देख सकते हैं जैसे ही ये ठीक हुआ है अब जो है जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग बता रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल के लिए महज 20 से 25 सेकेंड जो है वक्त दिया जाता है, उसके बाद रेड सिग्नल जल जाता है और रेड सिग्नल जलने के बाद ही जो बैरियर लगा हुआ है फास्ट टैग के पास वहां से गाड़ियों को जो है खोला नहीं जाता है और उसके बाद ये जाम की समस्या बन जाती है। आम से लेकर खास तक जो है जो पटना एयरपोर्ट से पटना की तरफ निकलना चाहते हैं देख सकते हैं इसी तरह से वो जाम का सामना उन्हें करना पड़ता है और तकरीबन 3 से 4 घंटे से जो है यही स्थिति है, क्योंकि रेड सिग्नल होने के बाद जो गाड़ियां हैं यूं ही खड़ी हो जाती है और देखने वाला कोई नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रैफिक सिग्नल में ये परेशानी क्यों, क्योंकि चौराहा है और बाकी तरफ देखेंगे आप तो 40 सेकेंड से लेकर 1.5 मिनट तक जो है ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट से जिधर दबाव है, जिधर से गाड़ियों का काफिला गुजरता है वहां पर महज 15 सेकेंड से लेकर कहा जा रहा है कि 25 सेकेंड तक ही जो है ग्रीन सिग्नल रहता है, यानी रेड सिग्नल होने के बाद ही जो है गाड़ियां खड़ी हो जाती है और उसके बाद इसी तरह से पटना एयरपोर्ट तक जो है लाइन लग जाती है। तो अब जो यात्री हैं वो फ्लाइट के सहारे जल्दी तो पटना पहुंच जाते हैं, लेकिन पटना से यानी एयरपोर्ट से पटना शहर जाने में इन्हें घंटों लग रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर जमुई से, जहां 3 दिन के अंदर 2 बार चलती हुई मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। जमुई स्टेशन पर मालगाड़ी 3 डिब्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई। इसकी सूचना तत्काल गुड्स ट्रेन के ड्राइवर को दी गई। आनन फानन में मालगाड़ी को बैक कर छूटी हुई 3 बोगियों को इससे जोड़ा गया। मालगाड़ी झाझा से होते हुए किऊल की ओर जा रही थी और इसके पहले जमुई से ही चलती हुई मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई थी। उस दिन चलती हुई मालगाड़ी से पीछे के 2 वैगन की कपलिंग टूटकर अलग हो गई। 2 भागों में मालगाड़ी के बढ़ते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच जाता है। बार बार चलती मालगाड़ी के अलग होने से रेलवे पर अब सुरक्षा के मद्देनजर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मालगाड़ी होवा है ना, एकाएक जब गाड़िया स्पीड पकड़ ले रहे तब बीचा में कुछ परेशानी होगा तो ऊपर से जो है ना वो पार्ट कर जाए तो 3 बोगी लेकर के आगे निकल गए और यही मेन लेन में रहते तो परेशानी ज्यादा बढ़ी थी। अच्छा, तो उसके कारण कोई ट्रेन भी लेट हुआ? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई ट्रेन लेट नहीं। जब मात्र 10 मिनट के मार्जिन में फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। कितना दूर चला गया था खुलकर ट्रेन? बस 3 कंपार्ट। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां कार्यपालक सहायक का वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वत लेते हुए कार्यपालक सहायक का यह वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। जन प्रमाण पत्र के लिए घूस लिया जा रहा था। वायरल वीडियो पर एसडीओ ने संज्ञान लिया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और ये वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है। औरंगाबाद से ये खबर, जहां पर घूस लेती हुई ये तस्वीरें कार्यपालक सहायक की, और अब ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। विकास कुमार, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद एसटीओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उनकी तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि जांच कराई जा रही है। अगर जांच में इस बात की पुष्टि होती है कि घूस लिया जा रहा था, ये वीडियो उचित है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कल दे लेना। वहीं बड़ी खबर बगहा से, जहां उत्पाद थाना से शराब कारोबारी फरार हो गया। उत्पाद थाने से शराब कारोबारी के फरार होने के बाद अब सवाल ये कि आखिर यहां से ये कारोबारी कैसे फरार हो जाता है। शराब कारोबारी राजा खान को हाजत में बंद किया गया था, लेकिन सुबह जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो हाजत से वो फरार था।
हाजत में सुरक्षा प्रहरी की तैनाती भी थी। अब ऐसे में ये और ज्यादा चिंता का विषय है। सूचना के बाद उत्पाद अधीक्षक ने जांच शुरू कर दी है। यूपी से बिहार आते वक्त 108 लीटर शराब के साथ राजा खान को एक कार में शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था। उत्पाद थाना हाजत का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 8-9 बजे रात में एक लड़का गिरफ्तार हुआ था, राजा खां, एक इंडिगो कार के साथ और लगभग 108.72 लीटर विदेशी शराब 2 ब्रांड के उत्तर प्रदेश के बने हुए थे। इसकी सूचना थाना प्रभारी के द्वारा मुझे दी गई थी रात में। उसको हाजत में बंद किया गया। उसके बाद आज सुबह लगभग 7 बजे मेरे थाना प्रभारी प्रभुनाथ सिंह ने जानकारी दिया कि उसमें से जो वो लड़का था राजा खां, वो हाजत से फरार हो गया है। बगहा उत्पाद थाना के कस्टडी से एक शराब का आरोपी फरार हो गया है। हम बगहा उत्पाद थाना की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बगहा उत्पाद थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक खेप आ रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और एक कार से शराब की खेप को बरामद किया है। हालांकि चालक फरार हो गया था, लेकिन शराब के कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया था, जिसके बाद उत्पाद थाना के हाजत में रखा गया था और हाजत से वो शराब कारोबारी फरार है, जिसके बाद उसकी जांच शुरू हो गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाजत से कई आरोपियों को रखा गया था, लेकिन एक आरोपी उसमें से फरार हो जाता है, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल जरूर आया है। दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सामने जो आप कार देख पा रहे हैं, इस कार से शराब की खेप पकड़ी गई थी और इसी में एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसको लाकर इस हाजत में रखा गया था और हाजत से अचानक वो फरार हो जाता है, जिसके बाद आनन फानन में इसकी जांच शुरू हो गई है और उत्पाद विभाग की पूरी टीम अभी यहाँ पहुंच चुकी है। उत्पाद अधीक्षक खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उत्पाद पुलिस की कार्यशैली पहले से भी सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि लगातार इन पर शराब कारोबारियों से मिली भगत और छोड़ने के आरोप लगे रहे हैं। तो देखना होगा कि उत्पाद विभाग की इस बड़ी लापरवाही में क्या कार्रवाई हो पाती है। और बड़ा सवाल यह है कि उत्पाद विभाग के इस उत्पाद हाजत से किस तरह बिना किसी के मिली भगत का शराब कारोबारी फरार हो जाता है और पुलिस की भनक तक नहीं लग पाती है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। ये तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गांव की है, जहां शराब की देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दिया। साथ ही 6200 लीटर अर्ध निर्मित शराब को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर हालांकि फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है और इसीलिए उत्पाद विभाग और स्थानीय थानों की पुलिस अब ड्रोन की मदद से दियारा के इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्राप्त हुआ था कि बैकुंठपुर में आशा खैरा दियारा है, वहाँ पे अवैध रूप से फिर चुलाई शराब बनाने का कार्य शुरू किया गया है। उसी के आलोक में टीम द्वारा छापेमारी की गई है। लगभग 6200 केजी जो है वो किन्वित गुड़ का पास है, उसको भी नष्ट किया गया है। 15 लीटर चुलाई शराब भी वहाँ मिला है। एक सिलेंडर है, बड़ा सा गैस का सिलेंडर और बर्नरी सब और चुलाई शराब बनाने का सामान सब उपकरण है, तो ये सब जब्त हुआ है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने अश्विनी चौबे के बारे में जो कुछ कहा वो अपमानजनक है। इस पर स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए। ललन सिंह जी ने जिस तरह से चौबे जी के बारे में कहा और जिस तरह से दिल्ली सर्विसेज बिल पर जो उनका भाषण था, ये बहुत ही आपत्तिजनक भाषण था। और ये वही ललन सिंह हैं जो लालू यादव को जेल भिजवाने वाले, फंसाने वाले और आज उनके साथ हाथ मिलाने वाले लोग हैं। तो इनको तो कोई लोक लज्जा विषय पर तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इनको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की टिप्पणी करे और अश्विनी चौबे पर जिस तरह से टिप्पणी की है, बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही अपमानजनक है। और निश्चित तौर पर चेयरमैन को, स्पीकर को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं